हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईसीएस प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो ईरान ने 180 बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दिया है ऑन इसराइल। इसका क्या कंसिक्वेंस होगा, क्या वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हो सकता है, और इसमें जो हेजबुल पॉलिटिकल पार्टी और मिलिट्री ग्रुप है ये कब सेटअप हुई और इसका क्या रिलेशन है ईरान के साथ। क्लियर। देन आफ्टर हम जानेंगे जो वर्ल्ड लीडर है उनका क्या कहना है और इसमें इंडिया का क्या स्टैंड है, ये हम सब जानेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं हेजबुल क्या है। देखो दोस्तों, जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी और जो मिलिट्री ग्रुप है, क्या है, पॉलिटिकल पार्टी और मिलिट्री ग्रुप है, और ये इसको लेबनान कंट्री से बिलोंग करता है। किसे? लेबनान कंट्री बेस है और शिया इस्लामिक ग्रुप है। कौन सा है? शिया इस्लामिक ग्रुप। तो देखो, शिया क्या है, मुस्लिम को सुन्नी और शिया में डिवाइड किया है, और ये क्या है, शिया इस्लामिक ग्रुप है। क्या है? शिया इस्लामिक ग्रुप। इसमें शिया ज़्यादा है। क्लियर। तो देखो, इसी के साथ देन आफ्टर इसको 1992 से लीड कौन कर रहा है? बाय जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन नसरल्लाह। कौन? सैयद हसन नसरल्लाह, जिनकी अभी डेथ हो गई है, जो कि इसराइल ने एयर स्ट्राइक किया था ऑन लेबनान और बेरूत, जो कि कैपिटल है लेबनान की, उस पर जो अटैक किया था। इसी के कारण इनकी जो हेड थे हेजबुल के, वो डेथ हो गई है। किसकी? सैयद हसन नसरल्लाह, जो कि हेड थे हेजबुल के, उनकी डेथ हो गई थी इसराइल के अटैक के कारण। क्लियर। तो यही पूरी कहानी है। चलते अपन आगे। देखो, सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि लेबनान कंट्री कहाँ पर है। क्या? क्लियर। सबसे पहले जानने की जरूरत है कि जो नए बच्चे हैं या नए लोग हैं उनको ये पता होना चाहिए पहले कि लेबनान कंट्री कहाँ पर है। देखो दोस्तों, लेबनान कंट्री है यहाँ पर। क्लियर। ये इसराइल के ऊपर है। इसराइल जो है, इसराइल के ऊपर है। क्लियर। देन आफ्टर बॉर्डर टच करता है लेबनान का इसराइल के साथ। और दूसरे मैप में देख लीजिए आप, जैसे ये पूरी लेबनान है, लेबनान, और ये है इसराइल। क्या है? ये है इसराइल और ये है लेबनान, और इसकी कैपिटल बेरूत। क्लियर। ये बेरूत। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि लेबनान कंट्री का मैप क्या है और ये कंट्री कहाँ पर लोकेट करती है। क्लियर। किस जगह पर लोकेट करती है। तो आपको क्लियर हो गया ये क्या है। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं कि हेजबुल क्या है, एक लेबनान शिया इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी है और मिलिट्री ग्रुप है, जो कि 1992 से इसको लीड कर रहे हैं। कौन? जो कि अभी डेथ हो गई है इसराइल के अटैक के कारण, जो कि लेबनान बेरूत में अटैक किया था इसराइल ने, एयर स्ट्राइक की थी, जिसके कारण मृत्यु हो गई है। जो कि हेजबुल के लीडर थे, क्या नाम था उनका? सैयद हसन नसरल्लाह। इनकी डेथ हो गई, यही कारण है, यहीं से वार स्टार्ट हुआ। क्लियर। देखते हैं अपन। देखो, सबसे पहले अपन जानते हैं कि हेजबुल जो ग्रुप है, ये मिलिट्री ग्रुप है, ये कब बना। तो देखो दोस्तों, 1982 में जो इसराइल कंट्री है, इसने क्या किया कि लेबनान में इन्फिल्ट्रेशन किया, मींस इन्वेजन किया, घुसपैठ करी, जिसके कारण क्या है, लेबनान में घुसपैठ करी। जैसे मैंने आपको बताया था कि लेबनान कंट्री का मैप मैंने दिखाया कि इसराइल और लेबनान कंट्री का बॉर्डर कनेक्ट है, मींस साउथर्न पार्ट ऑफ द लेबनान कनेक्टेड विथ अ नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द इसराइल। क्लियर। तो क्या हुआ, 1982 में इसराइल ने इन्वेजन किया लेबनान के अंदर। इसराइल ने इन्वेजन किया लेबनान के अंदर। अब इसको रोकने के लिए क्या हुआ, वहाँ के क्लर्क थे जो कि धर्म गुरु थे, उनने एक ग्रुप बनाया। क्लियर। ग्रुप बनाया 1982 में इसको रोकने के लिए। और क्या है, एक आइडियोलॉजी, वी कैन से, एक मॉडल को एडॉप्ट किया। ईरान के रिवॉल्यूशन हुआ था 1979 में। क्या हुआ था? ईरान में एक रिवॉल्यूशन हुआ था 1979 में, और जिसको लीड करा था किन्होंने? आयतुल्ला रोहल्ला खमेनी। किसने? खमेनी ने लीड किया था, और इसी के मॉडल को एडॉप्ट किया, जो कि लेबनान का शिया इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप बना था, मिलिट्री ग्रुप बना था। इसने 1982 में इसराइल के इन्वेजन को रोकने के लिए क्लर्क ने एक ग्रुप बनाया। और ये मॉडल कौन सा अडॉप्ट किया इन्होंने? मॉडल अडॉप्ट किया कि ईरान में जो रिवॉल्यूशन हुआ था 1979 में, जिसके लीडर थे खमेनी, इन्हों का मॉडल अडॉप्ट कर लिया इसको। और इसी के साथ इन्होंने ईरान के साथ रिलेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिए। अब रिलेशन क्यों स्ट्रॉन्ग हो गए? आप दूसरी कंट्री से भी तो कर सकते थे, जॉर्डन से भी तो कर सकते थे, और सीरिया से भी कर सकते थे, बट इसका एक रीज़न है। देखो दोस्तों, क्या है, जो ईरान कंट्री है, यहां पर मेजोरिटी है शिया की। क्या है? मेजोरिटी है शिया की। और आप जानते हो जो हेजबुल
पॉलिटिकल ग्रुप है, ये शिया इस्लामिक ग्रुप है। क्या है? शिया इस्लामिक ग्रुप। इसलिए इसके रिलेशन ईरान से बढ़े, और जो कि ईरान का रिवोल्यूशन हुआ था 1979 में, जो कि लीडर थे खमेनी, देखो ये थे खमेनी, इन्हीं के मदद के कारण ये ग्रुप बना। क्लियर? अब क्या हुआ, और ईरान और हिजबुल के रिलेशन बढ़ते गए। अब इसके साथ क्या हुआ कि मिलिट्री ग्रुप कैसे बना? मिलिट्री ग्रुप कैसे बना? तो जो खमेनी थे, खमेनी ने एक ग्रुप बनाया था जिसको बोलते हैं इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ये बनाया था गार्ड्स कॉर्प आफ्टर 1979 रिवोल्यूशन ऑफ द ईरान। ईरान के रिवोल्यूशन के बाद एक ग्रुप बनाया, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प नाम से ये ग्रुप बना। अब इसका मेन मोटिव क्या था? देखो दोस्तों, अभी भी एक ग्रुप एग्जिस्ट करता है ईरान के अंदर। क्या होता है कि जैसे दो ग्रुप है, वी कैन से ईरान के अंदर एक तो मिलिट्री है जो कि सॉवरजिनिटी, ईरान की सॉवरजिनिटी और बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है, और दूसरा ग्रुप है ये इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ये क्या करता है? इसका मेन मोटिव है इंटीग्रिटी ऑफ द इस्लामिक स्टेट, इंटीग्रिटी मेंटेन करना ऑफ द इस्लामिक स्टेट इन ईरान। क्लियर? तो ये बना कब था? ये खमेनी ने बनाया था आफ्टर रिवोल्यूशन ऑफ ईरान इन 1979। तो जो कि वी कैन से हिजबुल ग्रुप था, उसमें 1500 वी कैन से 1500 इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जुड़ गए, और कुछ लेबनान के शिया जुड़ के एक ग्रुप बना, मिलिट्री ग्रुप बना, जिसको बोला गया हिजबुल। तो आपको पूरी तरह क्लियर हो गया होगा कि हिजबुल का सेटअप कैसे हुआ। देखो मैं फिर से बता देता हूं कि 1982 में इसराइल ने वी कैन से इन्वेजन किया लेबनान के अंदर। अब इसको रोकने के लिए जो कि क्लरिक थे, जो कि धर्म गुरु थे, उन्होंने क्या किया कि एक ग्रुप बनाया और मॉडल एडॉप्ट कर लिया खमेनी, जो कि लीडर थे रिवोल्यूशनरी इन ईरान इन 1979 में, उनका मॉडल एडॉप्ट कर लिया। इससे क्या हुआ? ईरान और लेबनान के रिलेशन बढ़ते गए। क्यों बढ़ते गए? क्योंकि ईरान भी एक शिया डोमिनेट वी कैन से शिया मेजोरिटी कंट्री है, और ये जो हिजबुल है ये शिया इस्लामिक ग्रुप है। क्लियर? तो दोनों एक ही टाइप के ग्रुप थे, तो इनके रिलेशन बढ़ते गए। देन आफ्टर क्या हुआ कि जो ईरान के अंदर रिवोल्यूशन हुआ था 1979 में, इसके बाद खमेनी ने एक ग्रुप बनाया था जिसको बोलते हैं वी कैन से इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। क्या बोलते हैं? इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। इसका काम क्या है? ईरान के अंदर क्या है? यूनिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन करना इस्लामिक स्टेट की। क्लियर? इसका काम है। अब 1500 लोग, वी कैन से 1500 लोग इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प के जुड़ गए। किससे? हिजबुल से। और कुछ लेबनान के शिया जुड़ के एक उन्होंने मिलिट्री ग्रुप बनाया जिसको बोलते हैं हिजबुल। क्लियर? तो पूरा समझ में आ गया हिजबुल का सेटअप कैसे हुआ। चलते अपन आगे। देखो हिजबुल की आइडियोलॉजी, अब कोई भी ग्रुप बनेगा तो उसकी आइडियोलॉजी भी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। तो 1982 में क्या हुआ? ये सेटअप हुआ 1982 में। देन आफ्टर 1985 में इसकी आइडियोलॉजी सेटअप करी गई। आइडियोलॉजी क्या थी? सबसे पहले क्या था? एक्सपल्सन ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। एक्सपल्सन ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, यहाँ से लड़ाई स्टार्ट हो गई, वेस्टर्न लोग चिढ़ गए, क्योंकि इसका मेन पहले आइडियोलॉजी थी कि जो वेस्टर्न कंट्री है उनके जो इन्फ्लुएंस है उसको रिमूव करना, उसको हटाना। तो क्या हुआ कि वेस्टर्न कंट्रियों में और हिजबुल में यहाँ पर लड़ाई स्टार्ट हो गई। लड़ाई क्या स्टार्ट हो गई? मतलब मतभेद स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया? मतभेद। देन आफ्टर दूसरी थी डिस्ट्रक्शन ऑफ इसराइल, इसराइल को ख़त्म करना, इसकी दूसरी आइडियोलॉजी। तो क्या है? इसराइल और हिजबुल में डिस्ट्रक्शन वी कैन से मतभेद फिर से स्टार्ट हो गया, डिसेंट स्टार्ट हो गया। क्योंकि क्या है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ इसराइल मेन मोटिव क्यों था? क्योंकि इसका बनने का कारण यही था कि 1982 में इसराइल ने लेबनान कंट्री में इन्वेजन किया था, और इसी कारणवश हिजबुल ग्रुप बना था, मिलिट्री ग्रुप बना था। क्लियर? तो दूसरी आइडियोलॉजी क्या है इसकी? डिस्ट्रक्शन ऑफ इसराइल। देखते हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट है एलिजियंस ऑफ ईरान सुप्रीम लीडर। कौन से सुप्रीम लीडर? जैसे खमेनी जो कि सुप्रीम लीडर थे, उन्होंने इस ग्रुप को बनने में मदद की थी। क्लियर? तो क्या है कि ईरान के साथ अच्छे रिलेशन रखना, वी कैन से सुप्रीम लीडर के साथ गुड रिलेशन रखना, अच्छे रिलेशन रखना, तीसरी आइडियोलॉजी इसकी तीसरी थी। देन आफ्टर नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईरान इन्फ्लुएंस इस्लामिक गवर्नमेंट। मतलब ईरान का जो गवर्नमेंट बनेगी, वी कैन से उसमें ईरान का थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होगा, तभी तो बोलते हैं कि जो हिजबुल ग्रुप है वो ईरान बैक्ड है। क्या है?
ईरान बैक्ड, ईरान इसका सपोर्ट कर रहा है। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि हेजबुल ग्रुप कैसे बना, ये क्या है, और देन आफ्टर आप ये भी समझ गए होंगे कि ईरान से इसका क्या रिलेशन है, और देन आफ्टर इसकी आइडियोलॉजी भी क्लियर कर दी मैंने कि इसने कौन कौन सी आइडियोलॉजी अडॉप्ट करके रखी है हेजबुल ने, जो कि कंट्री पॉइंट बन गया विद अ वेस्टर्न वर्ल्ड और दी वी कैन से इसराइल कंट्री। क्लियर? तो चलते अपन आगे। आप देख पा रहे होंगे, देखिए फोटो, ये हैं पूरे, ये हेजबुल है। क्लियर? और ये शपथ ले रहे हैं अपनी आइडियोलॉजी एडॉप्ट करने के लिए, हम शपथ लेते हैं। क्लियर? तो चलते अपन आगे। आगे है हेजबुल अटैक। क्या हुआ कि देखो 1983 में हेजबुल ग्रुप ने क्या किया कि 1983 में जो बेरूत में यूएसए और फ्रांस की एम्बेसी थी, इस पर अटैक किया, क्योंकि इसकी एक आइडियोलॉजी थी कि एक्सपल्सन ऑफ द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल वेस्टर्न कंट्री को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा, लेबनान कंट्री से रिमूव करना पड़ेगा, तभी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हटेगा। तो इन्होंने क्या किया, 1983 में यूएसए एम्बेसी और फ्रांस एम्बेसी पर अटैक किया और हाईजैक किए, कई सारे हाईजैक किए। क्लियर? देन आफ्टर 1990 में क्या हुआ कि ये जो पार्टी थी हेजबुल, इसने क्या किया कि पहले ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, पहले ये मिलिट्री ग्रुप था, बट 1990 में इसने पॉलिटिक्स पार्टी भी बनाई, वी कैन से पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई, जिससे क्या है पॉलिटिक्स के अंदर भी ये लोग एंटर कर गए। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि हेजबुल ग्रुप क्या है, कैसे बना, इसकी आइडियोलॉजी क्या है, और इसने कहाँ कहाँ अटैक किया है। इवन जब सीरिया में सिविल वार चल रहा था, सीरिया के अंदर सिविल वार चल रहा था, तो ये हेजबुल इंटरफेयर कर रहा था, वी कैन से गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रहा था सीरिया सिविल वार के अंदर। क्लियर? तो देख रहे हो आप कितना इसका इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा था हेजबुल ग्रुप का। क्लियर? चलते अपन आगे। क्या हुआ फिर? देन आफ्टर इसराइल गाजा का वार, देखो आप जानते हो कि इसराइल और गाजा का वार चल रहा है। क्लियर? जैसे पैलेस्टाइन है, वी कैन से गाजा, इनका हमास का, इसराइल और हमास का वार चल रहा है। अब इसमें क्या है कि जो हेजबुल ग्रुप है ये सपोर्ट कर रहा था पैलेस्टाइन को, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये पैलेस्टाइन का फ्लैग है। क्लियर? और ये हेजबुल का है। तो देखो दोनों मिलके दिखा रहे हैं, बिल्कुल क्या दिखा रहे हैं, दोनों फ्लैग मिलके। तो क्या है, इससे क्या दर्शाता है, ये दिखता है कि हेजबुल इज अ सपोर्टर ऑफ पैलेस्टाइन। हेजबुल क्या है? सपोर्टर है पैलेस्टाइन का। क्लियर? तो इसी कारणवश आप समझ सकते हैं कि इसराइल का वैसे ही ऑलरेडी गाजा और पैलेस्टाइन से वार चल रहा है, और अगर हेजबुल पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब आप जानते हो कि अगर कोई चाइना या वी कैन से पाकिस्तान चाइना का सपोर्ट कर रहा है तो वो क्या है, वो भी अपना दुश्मन होगा। या अगर कोई भी दूसरा आदमी दुश्मन का सपोर्ट कर रहा है तो वो अपना भी दुश्मन होगा। क्लियर? तो इसराइल को लगा कि हाँ हेजबुल भी एक दुश्मन है, क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी में है ही डिस्ट्रक्शन ऑफ इसराइल। उसकी एक आइडियोलॉजी क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ इसराइल। तो इसराइल क्या सोचा कि जब गाजा से वार चल रहा है और जे पैलेस्टाइन का सपोर्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो जैसे पैलेस्टाइन का आप फ्लैग देख पा रहे होंगे, ये है हेजबुल का और ये है पैलेस्टाइन का। क्लियर? तो देख पा रहे होंगे आप दोनों फ्लैग हैं, और इसी के साथ चलते अपन आगे। फिर क्या हुआ, अभी आपने पढ़ा होगा सितंबर के महीने में क्या हुआ था कि इसराइल ने एयर स्ट्राइक किया। कहाँ पर एयर स्ट्राइक किया? बेरूत में, जो कि कैपिटल लेबनान की। मैंने आपको मैप में बताया था, आपको मैंने लोकेशन भी बताई कि लेबनान कंट्री कहाँ पर है। लेबनान कंट्री का बॉर्डर है इसराइल कंट्री के साथ, और इसराइल ने एयर स्ट्राइक किया ऑन बेरूत कैपिटल ऑफ द लेबनान। अब जिसमें क्या हुआ कि हेजबुल का बेरूत में एक हेडक्वार्टर था, और वहाँ पर लीडर थे कौन? सैयद हसन नसरुल्लाह। मैंने बताया था नसरुल्लाह जो कि लीडर थे, जो कि 1992 से लीड कर रहे हैं हेजबुल को, और इनकी डेथ हो गई। इस अटैक के कारण इनकी डेथ हो गई। इसराइल ने अटैक किया ऑन बेरूत सिटी, एयर स्ट्राइक की, जिसमें हेजबुल के हेडक्वार्टर पर अटैक किया, और जिसके कारण उनके लीडर की डेथ हो गई। अब इसका कई सारे वर्ल्ड में क्रिटिसिज्म हुआ, कई सारे लोगों ने, वी कैन से यूएसए ने तो इसको सपोर्ट भी किया
क्योंकि क्या है कि हेजबुल जो है पॉलिटिकल पार्टी और मिलिट्री ग्रुप, उसमें एक आइडियोलॉजी एक और थी कि एक्सपल्सन ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। क्या था? वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को हटाना। तो डेफिनेटली यूएसए हेजबुल का सपोर्ट नहीं करेगी। तो यूएसए ने एक चीज बोली, इट इज अ मेजर ऑफ जस्टिस। जो कि जो बिडेन हैं उन्होंने बोला कि इट इज़ अ मेजर ऑफ जस्टिस। जो कि इसराइल ने अटैक किया है हेजबुल के हेडक्वार्टर पे, इन्होंने बोला इट इज़ अ मेजर ऑफ जस्टिस, ये न्याय है। अरे यार बहुत, मतलब किसी की डेथ हो गई और ये बोल रहे हैं कि मेजर ऑफ जस्टिस। क्लियर? और इसी चीज़ का ईरान, आप जानते हो मैंने आपको ईरान के और हेजबुल के रिलेशन कितने अच्छे से बताए, और ईरान ने इसका बड़ा ही क्रिटिसाइज किया। क्यों क्रिटिसाइज किया? क्योंकि हेजबुल पूरा डोमिनेंस है बाई ईरान कंट्री। क्या है? पूरा डोमिनेंस है बाई ईरान कंट्री। क्योंकि जब हेजबुल बना था तभी ईरान इसका सपोर्ट कर रहा है। जो खमेनी थे इन्हीं ने इसको हेजबुल को बनाया, सपोर्ट करके बनाया। और ईरान में जानते हो मैंने आपको एक और बताई थी कि ईरान के अंदर मेजोरिटी सिया की है, और जो हेजबुल ग्रुप है वो सिया इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी और मिलिट्री ग्रुप है। लेबनान का सिया इस्लामिक पॉलिटिकल और मिलिट्री ग्रुप है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कई सारे लीडरों का क्या कहना है। क्लियर? देन आफ्टर ये अटैक करने के बाद अब क्या हुआ कि ईरान ने 180 बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ दी। क्या छोड़ दी? 180 बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ दी। किस पर? इसराइल पर। अब ये क्यों? क्योंकि क्या हुआ, इसराइल ने एक स्टेटमेंट दिया। इसराइल के जो पीएम हैं बेंजामिन नेतान्याहू, उन्होंने बोला कि हम अब लैंड अटैक करने वाले हैं लेबनान के ऊपर। वीकेंड से ये बोल रहे थे फिर से हम इन्वेजन करेंगे लेबनान में। तो ईरान ने इसको देखते हुए 180 बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दी ऑन इसराइल। अब वो कहाँ पर फायर करी? तो वो फायर करी थी ऑन द कैपिटल ऑफ इसराइल जेरूसलम और जॉर्डन रिवर वैली पर। जॉर्डन रिवर वैली पर ये फायर करी बैलिस्टिक मिसाइल, 180 बैलिस्टिक मिसाइल। क्लियर? ईरान ने। अब इससे क्या कंसिक्वेंस निकलेगा? देखो डेफिनेटली रिटेलिएशन कुछ ना कुछ तो करेगी इसराइल, ऐसे तो बैठेगी नहीं। क्योंकि इसराइल के जो पीएम है बेंजामिन नेतान्याहू, इनकी अभी बंकर में एक मीटिंग चल रही है जेरूसलम में कुछ मिनिस्टरों के साथ कि क्या रिस्पॉन्स दिया जाए। और इवन आप जानते हो कि यूएसए जो है वो इसराइल का सपोर्टर है, ना कि ईरान का सपोर्टर है। क्योंकि ईरान पे कब से सैंक्शन लगा हुआ है, क्योंकि P5+1, आप अगर यूपीएससी के रियल स्टूडेंट हो तो आपने P5+1 के बारे में तो सुना होगा। P5+1 क्या है कि परमानेंट 5 मेंबर किसके? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, और 1 जर्मनी। क्या कर रही थी कि जो ईरान कंट्री है वो यूरेनियम का ज़्यादा एनरिचमेंट कर रही थी। क्या कर रही थी? यूरेनियम का ज़्यादा एनरिचमेंट कर रही थी। तो इसको रोकने के लिए P5+1 की मीटिंग हुई थी। वीकेंड से 5 परमानेंट मेंबर और 1 जर्मनी के साथ, ईरान के साथ, कि इसको न्यूक्लियर एनरिचमेंट ज़्यादा ना करें। क्लियर? इसकी मीटिंग हुई। क्लियर? तो इस पर ईरान पे कई सारा सैंक्शन लगा था। और आप जानते हो कि यूएसए और ईरान के अच्छे रिलेशन नहीं है। क्लियर? और इसराइल और यूएसए के बहुत अच्छे रिलेशन हैं। तो यूएसए डेफिनेटली इस चीज़ का क्रिटिसाइज करेगी, क्योंकि ईरान ने 180 बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी है इसराइल के ऊपर। तो यूएसए डेफिनेटली वीकेंड से क्रिटिसाइज कर रही है ईरान का कि गलत किया। क्लियर? तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे क्या हुआ है, पूरा मामला क्या है। चलते अपन आगे समझते। और अब क्या है कि हम समझेंगे कि इंडिया का स्टैंड क्या है। देखो ये इंडिया का स्टैंड बताना है आपको मुझे। ये मैं बता रहा हूँ, इंडिया का एक स्टेटमेंट आया था जो ईरान के अटैक से पहले का स्टेटमेंट है। मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। ईरान ने जो अटैक किया है इसराइल के ऊपर ऑन बैलिस्टिक मिसाइल, 180 बैलिस्टिक मिसाइल जो छोड़ी हैं, उसके ऊपर मैं नहीं बता पाऊंगा। उसके ऊपर आया भी नहीं है कोई स्टेटमेंट इंडिया का। बट इससे पहले जो कि इसराइल ने लेबनान कंट्री पर अटैक किया था, वो एयर स्ट्राइक करी थी ऑन बेरूत सिटी पर, उसके बाद स्टेटमेंट जरूर आया था मोदी साहब का, जिसमें क्या क्या मोदी, जो हमारी इंडिया है, ईरान भी हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है, इवन इसराइल भी हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है। ईरान से हमारी डील है चब्बार पोर्ट की, और इसराइल से हमारी डील है स्पेस की, कई सारी टेक्नोलॉजी की। तो हमारी डील, इसराइल भी बहुत अच्छा फ्रेंड है। तो हम क्या है, फिर से न्यूट्रल रहेंगे। क्लियर? अब वो अलग बात है क्या होगा इन फ्यूचर। बट मैं आपको इंडिया के कुछ स्टेटमेंट बता देता हूं, जो कि इसराइल ने जब लेबनान कंट्री पर अटैक किया था तो उसके बाद मोदी साहब का क्या स्टेटमेंट आया था।
तो मोदी साहब जी ने क्या किया था कि वो इसराइल से बोला कि आप 3 प्रायोरिटी पर फोकस करो। सबसे पहला, प्रिवेंट रीजनल एक्सक्लेरेशन, मतलब जो रीजनल जो वी कैन से जो भी लड़ाइयाँ हो रही हैं पर्टिकुलर वेस्ट एशिया में, इसको ख़त्म करा जाए। क्लियर। देन आफ्टर बोला कि सेफ रिलीज ऑफ ऑल हॉस्टेज, जितने भी वी कैन से हॉस्टेज पकड़े गए दूसरी दूसरी कंट्री में, उनको जल्दी जल्दी रिलीज कर दिया जाए। देन आफ्टर तीसरा, अर्ली रीस्टोरेशन ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी, वी कैन से पीस और स्टेबिलिटी फिर से लाई जाए। वी कैन से ये वेस्ट एशिया के अंदर, आप जानते हो वेस्ट एशिया में कितना इशू चल रहा है, और इसराइल तो 2 कंट्री से लड़ रहा है। अब क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो देखो, इसके लिए आपको मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे नहीं लगता वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट होगा। वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट होने के लिए पहले तो बहुत सारी कंट्री इन्वॉल्व होना चाहिए। अभी ज़्यादा कंट्री इन्वॉल्व नहीं है इस वार में, सिर्फ ओनली इसराइल का पैलेस्टाइन और ईरान से इशू चल रहा है, और रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है। इसके अलावा कोई भी वर्ल्ड में कंट्री लड़ नहीं रही है, पीस है। तो ये भी रिजॉल्व हो जाएगा। वीकेंड से ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, रिजॉल्व हो जाएगा। हालांकि बात तो बहुत बड़ी है, पर वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट होने वाली बात नहीं है। क्लियर। तो आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि हेजबोल ग्रुप क्या है और ईरान का क्या रिलेशन है, और ईरान ने जो अभी एयर स्ट्राइक करी है 180 बैलिस्टिक मिसाइल फायर करी है ऑन इसराइल, इसका क्या कंसिक्वेंस आएगा, और आप पूरी तरह समझ गए होंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।